ठीक है, इसको ग्रुप में देख लेना। ये नोट्स एक बार लास्ट क्लास जिसने करी है लास्ट क्लास में ना हमने ये सारा डिस्कस किया था। ठीक है, व्हाट इज इनर ऑर्बिटल रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और व्हाट इज आउटर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन स्पेशली ये आपकी जो सिलेबस है उसमें, अगर आपका अपना सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपका ये अलग से टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसमें 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, इनर स्पेयर और एक आउटर स्पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है आपका, किसी भी रिएक्शन में आपका लिगेंड ट्रांसफर नहीं हो रहा, लिगेंड का ना सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लिगेंड का ना रीअरेंजमेंट हो रहा है, ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फॉर्म हो रहा है। इसमें बस क्या हो रहा है, कुछ बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर आप देखो, आयरन जो है आयरन +3 स्टेज पे है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेज है। और अगर आप ये दोनों आयरन आपको सेम लग रहे हैं, ठीक है, आपको पता अगर इसमें स्टार ना लगाएं, ठीक है, अज्यूम करो ये अब नॉर्मल आयरन है, आइसोलेबल नहीं कर देते इसको, तो ये दोनों आपको सेम ही नजर आएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, चेंज आया ही नहीं। आयरन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी है और आयरन की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी है, और दोनों के दोनों किससे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, वाटर के साथ बना रहे हैं। तो इसको ठीक है, इसको +3 ये 2, ठीक, +3 और 2 यहाँ पे भी आपका क्या, आयरन +3 और 2 की फॉर्म में प्रेजेंट। माइनस माइनस नहीं, प्लस प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। +3 और 2 +2 और +3 दोनों, मतलब कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते हम, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, आइसोटोप की लेबलिंग करते हैं। यहाँ पे आइसोटोप हमने यूज किया, ये 58 है तो ये 59, आइसोटोप की लेबलिंग करी, तो हम तब हम बोल सकते हैं कि जो सिंपल था जिसमें आयरन का वेट जो था 58 था, ठीक है, वो जो है वो क्या हो गया, पहले +3 था, जो +3 था वो अब क्या हो गया है, +2 में चला गया है। ठीक है, और जो +2 था वो अब +3 में चला गया। तो आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एक लूज कर रहा है, तो इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपका साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ये और सारे एग्जाम्पल है, आयरन तीन का कॉम्प्लेक्स है, आयरन साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां जाके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 2+। ठीक है, साइनाइड का यहाँ पे आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे आपके आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, ऑक्सीडेशन क्या है, पूरे स्क्वायर के ऊपर क्या चार्ज है वो नहीं देखना। मतलब आप देख रहे हो कि एक आयरन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो एक लूज कर रहा है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपका होता रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो ये लूज करेगा दूसरा का दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, गेन कर रहा है, तो एक ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा, एक ऑक्सीडेंट की तरह करेगा और एक रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 2 तरह की मैकेनिज्म इसमें फॉलो करती है, आउटर स्फीयर, स्फीयर इसको बोलते हैं, ये जो आपका कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर है ना, इसको बोलते हैं स्फीयर। तो आपका जो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर है, तो उसमें आपका इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, आउटर स्फीयर मतलब कोई ब्रिज नहीं बना रखा दोनों स्फीयर के बीच में, दो स्फीयर अलग अलग आपके प्रेजेंट है, दो कॉम्प्लेक्स आपके अलग अलग है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके उसके अपने स्टेप है, मैंने लास्ट क्लास में भी सेम यही बताया था, तो बस ये थोड़ा सा आपका बुकिश लैंग्वेज में है, वो मेरे अपने सेल्फ नोट थे। ठीक है, लास्ट क्लास में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आउटर स्टेप, इसको आपने ऐसे लिखना है, अगर आपसे पूछा जाए आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करो, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करो, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर केस और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। पहले आपको मैंने बताया था ना, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स क्या आते हैं, क्लोज विसिनिटी में आते हैं, दूसरे के क्लोज आते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर, और क्या बनाएंगे, प्रिकर्सर बनाएंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे और दोनों के दोनों आप एक ही कॉम्प्लेक्स बना देंगे, दो जो आपके थे वो क्लोज आके एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर केस और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ये बनेगा।
फिर ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स आएगा, जब आपके दोनों के दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस है वो कम क्लोज आ जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर वो क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड जो वो है डिस्टेंस है वो चेंज होगा। सपोज करो एक रिएक्टेंट की, आपको बॉन्ड एंगल का बताया था, बॉन्ड लेंथ का बताया था ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है फ्रैंकल क्वांटम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना है तो दो मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे वो बॉन्ड डिस्टेंस का, बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। बॉन्ड एंगल अगर अलग है तो उनको अरेंज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। बॉन्ड जो है उनको सेम ऑर्डर पे लेके आएगा बॉन्ड लेंथ को, ठीक है। थर्ड, तो ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे आपका चेंजेस मेजर सेकंड स्टेप में क्या चेंजेस देखेंगे, बॉन्ड लेंथ चेंज, बॉन्ड एंगल में चेंज होगा, स्पिन स्टेट में चेंज होगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड रिलैक्सेशन टू सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले आपका एक सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। यहाँ इस स्टेज में जैसे ही आपका एक्टिवेटेड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन अभी भी वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है। वो आपका क्या बनेगा, सक्सेसर बन जाएगा। यहाँ पे वो चेंज हो गया ऑक्सीडेंट जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिडक्टर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ठीक है। तो और लास्ट स्टेप क्या होगा, जब ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स टू सक्सेसर कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट। तो ये फाइनल प्रोडक्ट में ऑक्सीडेंट ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, रिडक्टर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। ये आपका इस तरह से आउटर स्फीयर मैकेनिज्म आपका प्रोसीड होता है। ये मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास थी, जस्ट कल वाली जो क्लास थी, उसमें मैंने अपने नोट से बताया था, ठीक है। इसमें आपको आपको किस तरह से लिखना है ये आपको इससे मिल जाएगा। ये टोबे करके एक बुक है, तो उसके उसके नोट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका एक केस बनेगा, ठीक है। वो कम क्लोज आएंगे, एक दूसरे के विसिनिटी में आएंगे, ठीक है। जब वो कम क्लोज फ्यूज टुगेदर मतलब बहुत ही क्लोज आ रहे हैं, फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस एन आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बॉन्ड डिस्टेंस जो है, बॉन्ड एंगल का रीअरेंजमेंट होगा। अगर क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स से अलग होगा, ठीक है। उनको एक सेम उसमें ऑर्डर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉन्ड लेंथ को उनको सेम ऑर्डर में लाना पड़ेगा। तो कुछ चेंजेस आएंगे बॉन्ड लेंथ के यहाँ पे, और ये आपका एक्टिवेटेड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। ओएस यहाँ पे आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, जैसे ही आपका बॉन्ड लेंथ जो है आपकी वो सेम ऑर्डर में आ जाएगी, तो तभी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आपका सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर सक्सेसर कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये डिसोशिएट नहीं हुए, एक दूसरे से अलग नहीं हुए। फाइनली ये आपके आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ये आपकी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म हो गई, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मैकेनिज्म। एक एग्जांपल देख लो, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट से आपको समझ नहीं आया होगा। सपोज करो ये आपके दो इनिशियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो कम क्लोज आएंगे, कम क्लोज जैसे फ्यूज होंगे एक दूसरे के, तो ये एक पूरा का पूरा क्या बना लेंगे। हाँ, इसमें देख लो, जैसे कम क्लोज आएंगे, पहले स्टेप में कम क्लोज आए और उन्होंने फ्यूज कर लिया, मतलब एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आए। अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, बस अभी क्लोज आए। क्लोज आने को यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे इन्होंने डॉट का साइन दिया हुआ है कि ये बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, आउटर स्फीयर प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसको KOS वेरी हाई, ठीक है। क्लोज आए, क्लोज आने के बाद क्या हुआ, केमिकल एक्टिविटी फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हुआ, वो क्लोज आए, क्लोज आने के बाद बॉन्ड लेंथ जो है वो अरेंज हुई, सेम बॉन्ड लेंथ हुआ, और फिर क्या हो गया आपका प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो गया। जो आपका +3 जो है उसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने गेन कर लिया, ठीक है। इसने सॉरी हाँ, इसने क्या करा, इसने आयरन ने 3 था ना, तो इसने गेन किया, ठीक है। आयरन 3 किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन 2 में। आयरन 3 आयरन 2 में कन्वर्ट हो गया, और इसने क्या किया, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन कितनी है, +2। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन क्या होगी, +3। तो इसने +2 से +3, यानी इसने क्या कर लिया, लूज कर लिया, ठीक है। इसने गेन किया और इसने लूज कर लिया। तो ये क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो गया है,
ठीक है, हुआ इन दोनों के आपस में ही है, इसने इसको दे दिया, इसने इसको इससे ले लिया, ठीक है, इसने इसको दिया तो इसने गेन कर लिया, इसने लूज कर लिया, तो ये आपका सक्सेसर क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स। सक्सेसर कॉम्प्लेक्स भी अभी आप इसमें डॉटेड लाइन, डॉटेड उससे शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनल में इसका डिसोसिएशन, डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे और अलग अलग आपके कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। पहले ये एक ही उसमें आ रहे थे, एक ही कॉम्प्लेक्स की तरह शो हो रहे थे, ठीक है। इसको इस पूरे के पूरे उसको क्या बोलोगे, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बोलोगे, ठीक है। ये डिफ्यूज हो गया और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया आपका आउटर स्फेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। आउटर स्फेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है, ये कह रहे हैं कि जो जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे जो आपके फर्स्ट स्टेप है, पहले वो डिफ्यूज हुए, आउटर स्फेयर बनाया, फिर ठीक है वहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, फिर फाइनल में डिफ्यूजन हुआ, तो ये जो तीन तीन स्टेप्स हैं, इनकी तीन क्या है, फ्री एनर्जी है, ठीक है। अगर इसको एनर्जी की टर्म में देखें तो इन एक्सचेंज रिएक्शन वेयर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जीरो, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मे बी रिप्रेजेंटेड एज। तो फर्स्ट वाला है वो इससे शो करेगा, फिर सेकंड ट्रांसफर रिएक्शन, फिर लास्ट में डिफ्यूजन का, ये आपका एस, ठीक है। इन्होंने बता रखा है ये जो आपका फ्री एनर्जी जो है आर, आर यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो ऑक्सीजन टेक सेपरेट बाय रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये जो है, और ये आपका जो आई है वो एक्टिवेटेड एक्टिवेशन एनर्जी का है, ये आपका सॉल्वेंट का रीअरेंजमेंट, तो ये तीन जो स्टेप्स हैं, इन तीन की फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो इन तीन स्टेप्स की जो फ्री एनर्जी है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब क्या है आपका रेट लॉ, अगर हमें आउटर स्फेयर का रेट लॉ निकालना हो तो वो इससे निकल जाएगा आपका फाइनल। के आपका क्या हो गया, जो आपका के है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट का जो रेट कांस्टेंट है वो ये है, ठीक है। के ओ एस आपका क्या है, जब आपका आपका प्रिकर्सर बनता है, ठीक है, आउटर स्फेयर प्रिकर्सर बनता है आपका, उसका रेट कांस्टेंट है, ये आपको बताया था ना रेट कांस्टेंट, ये इसमें आपका बस आउटर स्फेयर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो के आपका इसका जो रेट है वो है के ओ एस, ठीक है। तो इसमें अलग अलग तीन रिएक्शंस हो रही है, एक तरह से देखा जाए तो तीन स्टेप्स में हो रही है, तो तीन स्टेप्स का अलग अलग रेट होगा। इसका जो रेट है वो क्या है, आपका जो फर्स्ट स्टेप हुआ है वो के ओ एस का रेट है, तो लास्ट में आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका रेट, फाइनल रेट जो हम निकालेंगे उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और प्लस आपके जो रिएक्टेंट ऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। लास्ट में ये आपका ऑब्टेन हो जाता है, ये आप इसको क्या कर लोगे, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये वन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेट आ गया, आउटर स्फेयर मैकेनिज्म के केस में ये आपका रेट होगा, ठीक है। तो आपके दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट जो आपका आउटर स्फेयर जो प्रिकर्सर बना है, और फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज हुआ है, ठीक है। हुआ ये तीन स्टेप्स में है, ठीक है। आउटर स्फेयर मैकेनिज्म किस में हुआ है, तीन स्टेप्स में हुआ, पहले प्रिकर्सर बना, फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और एक्टिवेशन हुआ, जिसमें एक्टिवेशन में आपके बॉन्ड लेंथ जो थी वो सेम ऑर्डर में हुई और फाइनल प्रोडक्ट हो गया, तो ये रेट निकल गया। फिर इलेक्ट्रॉन, हाँ मैंने आपको बताया था कि जो आउटर स्फेयर मैकेनिज्म का एक फर्स्ट रूल ये है कि आपका क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ जो होती है सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फ्रैंकल कॉन्डोन प्रिंसिपल, केमिकल एक्टिवेशन टू ओवरकम द फ्रैंकल कॉन्डोन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, आपका जो आयरन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम ऑर्डर में आ रही है, ठीक है। आयरन +2, देखो एक आयरन आपका क्या है, यहाँ पे क्या आयरन +3 की स्टेज में, और यहाँ पे आयरन +2 की स्टेज में। आपको पता है आयरन +3 साइनाइड को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा, तो आयरन +3 की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो लेस होगी, ठीक है, कम होगी एज कम्पेयर टू आयरन +2, ठीक है, साइनाइड के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड, क्योंकि उस पे चार्ज कम है तो वो उसको अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा लॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू आयरन +3 साइनाइड बॉन्ड, ठीक है। चार्ज के जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो अट्रैक्ट करेगा लिगेंड को अपनी तरफ, तो बॉन्ड लेंथ उतनी श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ डिफर कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो ट्रांजिशन स्टेज में होते हैं, जब वो आउटर स्फेयर डिफ्यूज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो क्या होता है, तो वो अरेंज कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ को, सेम ऑर्डर पे अरेंज कर लेते हैं और फाइनल भी हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अरेंज नहीं करेंगे सेम तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। कह रहे हैं पहले बॉन्ड लेंथ आपके सेम ऑर्डर में होनी चाहिए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है,
it happens so that during the time scale इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस देयर इज नो चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का जो चेंज है ना पहले ही हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो फ्रैंकल कॉन्डन ने क्या कंडीशन रखी कि पहले वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज आके वो एक प्रिकर्सर बनाएंगे, आउटर स्फीयर प्रिकर्सर बोलते हैं, ठीक है, विसिनिटी में आएंगे और फिर जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका अरेंज होगी, फिर फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, डिफ्यूजन, वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे। ठीक है, फिर आपका ये देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्कस थ्योरी जो है, हम स्पेशली आउटर स्फीयर के केस में कर रहे हैं। मार्कस थ्योरी ना, एक तो आपको बताया था ना क्रॉस रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन में क्या है, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें आयरन, आयरन क्या था आपका, सेम उसमें था, क्या कहते हैं, सेम मेटल है, ठीक है, मेटल सेम है, अगर आपका डिफरेंट मेटल ले लेंगे तो वो क्रॉस रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। अगर आपका जो यहाँ पे देखो आयरन, आयरन आपका सेम मेटल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, यहाँ पे अगर मेटल को चेंज कर देंगे तो क्रॉस रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है, जैसे एल्डोल क्रॉस रिएक्शंस होती हैं वैसे यहाँ पे ये क्रॉस इसका मतलब है, ठीक है। अब ये है कि मार्कस इक्वेशन फॉर आउटर स्फीयर क्रॉस रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए आपको मार्कस थ्योरी ने क्या बोला कि ये आपकी कोई रिएक्शन है जिसमें ये जो है आपका ऑक्सीडेंट 1 और ऑक्सीडेंट 2, ठीक है, और एक रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, इसमें हो क्या रहा है, एक ऑक्सीडेंट एक रिडक्टेंट यहाँ पे होगा, एक ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट यहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम की दोनों साइड, ठीक है। अगर आप एक दूसरे को उससे कंपेयर करें तो एक को ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट बोल सकते हैं। इसने क्या करा है, इसका +3 है चार्ज और +3 चार्ज है, तो ये आपका ऑक्सीडेंट 1 हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, +3 से किस में कन्वर्ट कर रहा है, +2 में, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने गेन किया, तो ये क्या हो गया, गेन करा तो ये ऑक्सीडेंट हो गया, ऑक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, ऑक्सीड मतलब इसने गेन किया, ये खुद गेन किया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया ना, और ये इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, ये +2 में था और ये अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको उल्टा करके देखें, क्योंकि इनके बीच में क्या इक्विलिब्रियम है, तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो आयरन क्या है यहाँ पे +2 में है, ठीक है, और यहाँ पे आयरन किस में चला गया, +3 में, ठीक है, +2 से +3 में, यानी ये क्या है, आयरन, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, तो ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है, और इसने फिर उल्टा जो है, ये आयरन यहाँ पे क्या है, +3 में, और यहाँ पे आयरन क्या है, +2 में, तो यानी इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, +3 से +2 में गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब अगर हम इसकी तरफ से देखें और इसकी साइड से, क्योंकि दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो उल्टा भी देख सकते हैं, ऐसे फॉरवर्ड भी देख सकते हैं, रिवर्स भी देख सकते हैं, तो हमारा क्या इक्वेशन आती है, एक ये वाली इक्वेशन आती है, ये ऑक्सीडेंट 1 ऑक्सीडेंट 2 रिडक्टेंट 2 रिडक्टेंट 1, इस तरह से है, ठीक है। तो हम इस पूरी की पूरी रिएक्शन को इस तरह से शो कर सकते हैं। मार्कस ने क्या बोला कि जो है इनका इस पूरी की पूरी जो आपकी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को हम, ये जो आपका रेट लॉ है, ठीक है, ये आपका रेट है K12, इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या है यहाँ पे, सॉरी इसके ऊपर आपका क्या है, K12, वो K12 आपका किसके बराबर होगा, K11 K22 कैपिटल K12, और आपका जो है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 12, और फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी लॉग, फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लॉग को एंटी लॉग बना के, और फ्रीक्वेंसी की जो लॉग F12 जो है वो क्या शो कर रही है, लॉग K12, और ये सब शो कर रही है, ठीक है। इसको बोल रहे हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है, सपोज करो इक्वल टू 1 है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बोला जा रहा है, ये सपोज करो 1 है, ठीक है। अब पर इस इक्वेशन में जो है यहाँ पे जो जेड है उसको बोल रहे हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट पर सेकेंड बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको पता था ना, आउटर स्फीयर में कम क्लोज आते हैं, कम क्लोज आते हैं तो कोलिजन भी हो रहा होगा, कोलिजन का जो जेड है वो है, इसकी जो नंबर है वो 10⁻11 है, बट यहाँ पे अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहते हैं अभी के, हाँ अब ये क्या है, इस इक्वेशन में K11 क्या है, ठीक है, K11 एंड K22,
आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट फॉर द एक कपल के लिए। हमने बताया था ना, जैसे मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से रिएक्शन जा रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन 1 और रिडक्टेंट 1, सिर्फ अगर हम इन दोनों को रिएक्शन को देखें, ऑक्सीडेंट इसमें रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेंट 1 और रिडक्टेंट 1 आपका K11 है, अगर हम सिर्फ इन दोनों को लें, ठीक है। और ऑक्सीडेंट 2 और रिडक्टेंट अगर ये देखें तो इन दोनों का क्या है, K122, ठीक है। तो ये आपका K1 और K2, मतलब आप अगर इसको इस पूरे की पूरा क्या रेट होगा, वो है K12, पूरी की पूरी रिएक्शन का K12, अगर हम इसको लेकिन स्टेप्स में करें, ठीक है। स्टेप्स में मतलब ऑक्सीडेंट 1 और रिडक्टेंट 1 के बीच में जो आपका रेट होगा वो क्या होगा, K11, ठीक है। और 2 के बीच में, ऑक्सीडेंट 2 और रिडक्टेंट 2 के बीच में क्या होगा, 2, ठीक है। तो इस पूरे का पूरा ये क्या है आपका 1, 2 आपको पता चल गया। अब ये क्या है, K12 क्या है, इज अ इक्विलिब्रियम। कैपिटल K12 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक रेट होता है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। इक्विलिब्रियम व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ई। हम इक्विलिब्रियम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल नोट से। वैल्यू ऑफ द रिडक्शन कपल दिस एंड दिस। हमें पता है कि एक जब आपका इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है तो एक ये कपल की तरह यूज हो रहा है, तो एक एज अ सेल की यूनिट में यूज हो रहा है। ऑक्सीडेंट रिडक्शन दोनों चीज होंगी तो ये एज अ सेल कहलाएंगे। तो दूसरी साइड भी ऑक्सीडेंट रिडक्शन होता है तो पूरा एक सेल हो गया। इस सेल का क्या होगा, हमें इक्विलिब्रियम वो निकाल लेंगे हम, सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू से हमें पता है डेल्टा जी जो है वो है -RT K12, ठीक है। कैपिटल के, हम कैपिटल के की वैल्यू चाहिए, K12 की वैल्यू चाहिए, वो किसके इक्वल है, -NF ई सेल। ई सेल हमारा निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है या आपका ई सेल निकल जाएगा। एफ आपको पता है फैराडे कांस्टेंट होता है। एन कितने नंबर का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, ठीक है। और आर टी जो रूम टेम्परेचर है, गैस लॉ, आर आपका गैस लॉ हो गया। एल एन के की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ से मिल जाएगी, के की वैल्यू आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू मिल गई आपको, के कैपिटल 1 इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आपको रेट निकालना हो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का, तो आप इस इक्वेशन को फॉलो करोगे, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई अगर आपको रेट निकालना है, जिसमें आप इंडिविजुअली इसको डिस्क्राइब करोगे कि K11 को क्या बोलते हैं, K22 को क्या बोलते हैं, कैपिटल K12 को क्या बोलते हैं, और F क्या है आपका, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये कह रहे हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके स्क्वायर रूट में था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, वैसे ये मार्कस हर्श इक्वेशन है, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी टर्म को इक्वल टू 1 बना देंगे, वैसे इसकी इंडिविजुअली वैल्यू होती है, ठीक है। वैसे इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसका अलग से फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अलग से फॉर्मूला है। सेम वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 2 को लेंगे, और स्मॉल K11, स्मॉल K22 और जेड की वैल्यू आपको पता है -10⁻11। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, बस आपको लॉग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन एज्यूम करते हैं कि वो 1 के इक्वल है, ठीक है। 1 के इक्वल है तो ये के आपके इसके इक्वल हो गया, फ्रीक्वेंसी के फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया। K12 जो रेट है वो टोटल इसके इक्वल हो गया। अगर स्क्वायर रूट इसका हटा देते हैं तो के स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, ठीक है। के स्क्वायर का अगर हम चारों तरफ हम इसको लॉग ले लेते हैं तो ये 2 लॉग K12 और ये सब लॉग में आ जाएंगे, ठीक है। ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। ऐड होने के बाद हम के को हम किस में के को हम इक्विलिब्रियम को हम कैसे इसको के को हम कैसे देखेंगे, फ्री एनर्जी, ठीक है। फ्री एनर्जी में लिख सकते हैं, तो इस पूरी की पूरी उसको हम फ्री एनर्जी की टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो के जो है आपका 1 2 जो G12 हो जाएगा, डेल्टा G11 डेल्टा G22 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस जो जी की फॉर्म है फ्री एनर्जी की है, मार्कस इक्वेशन इंडिकेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन डिपेंड ऑन द सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रेट कांस्टेंट। अपने आप ही एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे K1 K12, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K12। फ्री एनर्जी की टर्म में अगर हम लिखेंगे तो इस 2 को हम इन सबके नीचे ले जाएंगे, और आपका फ्री एनर्जी हमने अभी तक K निकाला था, ठीक है, रेट कांस्टेंट निकाला था। अगर फ्री एनर्जी निकालनी है, अगर हमें एनर्जी निकालनी है आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो हम इस तरह से निकालेंगे। फ्री एनर्जी 1 2 की हमें आएगी, सबको डिवाइड कर देंगे 2 से और इसको अलग से डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। और इसमें ये कब होगा, जब हम एज्यूम कर लेते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी 1 2 जो है आपकी इक्वल टू 1। तो इसमें अगर आप पूरा इक्वेशन देखें, टाइम हो गया है, इक्वेशन पूरा देखें, तो अब मार्कस थ्योरी क्या बता रही है आपको कि जो है, अगर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में अगर आपको रेट निकालना है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का थ्रू मार्कस थ्योरी, तो या मार्कस थ्योरी डिस्क्राइब करने के लिए आती है, तो आप ये एग्जांपल दोगे। ठीक है, एक्सप्लेन द मार्कस थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आता है तो इसको आप पूरा डिफाइन करोगे, ये जो के है इंडिविजुअली जो है इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे जेड है, फ्रीक्वेंसी के अंदर जेड आ रहा है तो जेड क्या है। ठीक है, और फिर आप इसमें एज्यूम करोगे कि जो फ्रीक्वेंसी है 1 के इक्वल है, तो फिर आपका फ्री एनर्जी में कैसे निकल के आया है। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, मार्कस थ्योरी आ जाएगी आपकी। तो ये आपका जो जो डेल्टा जी की वैल्यू है, इन्होंने ये इस तरह से निकाली है। एक आपका सिर्फ पहले कम क्लोज आई, ठीक है, पहले कम क्लोज आई, फिर एक्टिवेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर फाइनली प्रोडक्ट बन गया। तो जितना ये वाला जो है आपके फाइनल उसकी मतलब 3 स्टेप में आपके रिएक्शन है, तो 3 अलग अलग आपको एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से ये आपकी मार्कस थ्योरी एक्सप्लेन हो गई। ये आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, एनर्जी वर्सेस रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर इनर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमने इसमें पहले क्लास में भी हमने सेम किया था, बट इसमें थोड़ा बुक्स के नोट्स हैं, टोबे के नोट्स हैं, ये बुक का नाम टोबे है। ठीक है, तो इन्हें इसमें आपका क्या है, हाँ, ये दोनों रिएक्शन को ना कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को अगर कंपेयर किया जाए तो ये कह रहे हैं ये जो फर्स्ट रिएक्शन है वो बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू सेकेंड रिएक्शन। ठीक है, हाँ, ये कितने फैक्टर कह रहे हैं, जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें आपका कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है। ठीक है, कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है ईजी से ईजी हो रहा है। हाँ, अभी अभी इसको छोड़ो। ठीक है, जो रिएक्शन है वो क्या है आपकी, स्लो है। ये जो रिएक्शन है आपकी फर्स्ट रिएक्शन स्लो है। और जो सेकंड रिएक्शन है वो आपका कितने फैक्टर, 10⁹ फैक्टर क्या है आपकी, फास्ट है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, आप एक तो ये चीज है आपकी जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म है वो कंपैरेटिवली फास्ट होगी एज कम्पेयर टू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में, क्योंकि वो इनर स्फीयर मतलब विद इन, क्योंकि अगर कोई ब्रिजिंग उसको मिल जाती है, कोई भी अगर कोई ब्रिज है तो कहीं पर पहुंचने में आपको आसानी होगी, बजाय कि लॉन्ग रूट से। आउटर स्फीयर इतना फास्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू इनर स्फीयर। ठीक है, इनर स्फीयर में ब्रिजिंग की वजह से वो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। तो ये कह रहे हैं जो आपकी सेकंड रिएक्शन है वो आपकी बहुत ज्यादा फास्ट है, डिफर कर रही है 10⁹ फैक्टर से। ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है। Rate enhancement in the second reaction. Another important observation is that the आपका क्लोराइडो जो कॉम्प्लेक्स है वो इज वेरी इनर्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बहुत इजीली। ठीक है, और फिर और आपने देखा इस इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हुआ, जो Cl है वो अब क्रोमियम के पास आ गया, और जो आपका अमोनिया का कॉम्प्लेक्स था कोबाल्ट, वो इसमें वाटर के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इनर स्फीयर मैकेनिज्म है, ये मैंने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इनर स्टेप मैकेनिज्म के भी स्टेप्स अगर हैं तो उसको आप, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, आपका बाई न्यूक्लियर प्रिकर्सर बनेगा, यानी जो आपका जो एक्स है वो इस दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मेन आपका ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रिकर्सर बनेगा। ठीक है, बाई न्यूक्लियर दो आपके मेटल इसमें विद इन, उसमें आपका मेटल होंगे, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा, प्रिकर्सर बनेगा। फिर क्या होगा, केमिकल एक्टिवेशन ऑफ द प्रिकर्सर, एक्टिवेशन प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, जो होंगे चेंजेस आएंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के भी चेंजेस आएंगे इसमें, सिमिलर उसमें आएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा विद इन कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग लगी हुई है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, फिर आपका सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने के बाद जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा, आपका जो लीडिंग जो एक्स है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के पास चल जाएगा। यहाँ पे दो चीज हो रही है। ठीक है, डिफ्यूज भी हो रहा है और एक्स क्या है आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ट्रांसफर इज नॉट, ठीक है, थर्स द लीगेंड, जो लीगेंड का ट्रांसफर इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन फॉर दिस। ये कह रहे हैं कि ये कोई असेंशियल कंडीशन नहीं है कि हर पॉइंट में लिगेंड का ट्रांसफर हो। अगर लिगेंड का ट्रांसफर नहीं भी हो रहा है तो भी आप बोल सकते हो कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म है, लेकिन जनरली होता है। ठीक है, अब ये आपका रेट लॉ ऑफ इनर, रेट लॉ, अगर हमें पहले हमने रेट लॉ निकाला था उसका मार्कस थ्योरी से,
रेट नॉ निकाला था। तो ये आपका जो फाइनल जो रेट है ये आपका उसका इनर स्फीयर मैकेनिज्म का रेट लॉ है। फिर आपका ये जो है, हाँ, होमोल्यूमो देख लो एक बार फटाफट। होमोल्यूमो में क्या है ये बोल रहे हैं, देखो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है आपका सिग्मा टू सिग्मा ट्रांसफर। और देखो अगर आपका ईजी टू ईजी ट्रांसफर हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा टू सिग्मा ट्रांसफर। अगर टी टू जी ट्रांसफर हो रहा है तो इसको बोलेंगे पाई पाई स्टार टू पाई स्टार ट्रांसफर। ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस है। पाई टू पाई स्टार को हम क्या बोलोगे, टी टू जी ट्रांसफर। और सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार के ट्रांसफर को हम ईजी से ईजी ट्रांसफर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आउटर स्फीयर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है आर वेरी फास्ट। ठीक है, जो T2G इसमें पाई टू पाई स्टार जो ट्रांसफर होता है उसमें बहुत फास्ट होती है, जबकि ईजीजी और ईजी ट्रांसफर आउटर स्फीयर में इतनी फास्ट नहीं होती। ठीक है, आपके उसमें ना दो, आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो आपके ऑर्बिटल T2G और EG, T2G और EG। ठीक है, अगर वो हो सकता है कि T2G ट्रांसफर यानी दोनों ही कॉम्प्लेक्स में, जैसे आपका ये कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम सॉरी वेनेडियम कोबाल्ट, वेनेडियम से कोबाल्ट में जा रहा है। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका T2G EG0, और कोबाल्ट की क्या है आपका T2G EG। इसमें ट्रांसफर क्या हो रहा है आपका T2G से T2G ट्रांसफर। और T2G ट्रांसफर को हम बोल सकते हैं पाई टू पाई ट्रांसफर। अगर हम इसको देखें क्रोमियम और रुथीनियम जो है आपका, क्रोमियम में क्या है आपका T2G EG आ गया, रुथीनियम में भी आपका क्या है T2G। तो इसमें आप बोलोगे, इसमें EG आया था, EG को बोल सकते हो आप पाई स्टार सिग्मा स्टार, और T2G को बोलोगे पाई स्टार। तो रुथीनियम क्या है आपका पाई स्टार, इसमें EG0 है, तो इसमें सिग्मा स्टार टू पाई स्टार ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर क्रोमियम को देखो, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम 2+ आपका EG है, EG में आपका यानी सिग्मा स्टार बोलेंगे उसको। और कोबाल्ट आपका क्या है, कोबाल्ट 3+ जो है आपका वो T2G। तो आप EG बोलेंगे, और इसको क्रोमियम को भी हम EG बोलेंगे। तो इस तरह से मतलब ये आपको बस जनरली ये है कि आउटर स्फीयर में क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा आउटर स्फीयर के केस में, पाई टू पाई स्टार। और इनर स्फीयर के केस में जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है वो फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। It has been the outer sphere process, the electron transfer occur from pi to pi oxidant। ठीक है, thus if pi to pi star यानी T2G transfer is possible from the ground state electronic configuration of the reactant, that the process can go on without any electronic activation of OS set process. Such OSE reaction are very fast। इसमें क्या है, पाई टू पाई स्टार में जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म है उसमें पाई टू पाई स्टार फास्ट होंगी, लेकिन इनर स्फीयर मैकेनिज्म में सिग्मा टू सिग्मा स्टार फास्ट होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या है आपका ब्रिजिंग बनती है। ब्रिजिंग बनती है वो जेड एक्सिस के थ्रू बनती है, जेड एक्सिस के थ्रू बनती है। तो वो ईजी में होता है आपका, डी जेड स्क्वायर आपका ईजी में होता है, इसलिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार इसमें फास्ट होते हैं। ठीक है, बस दो चीज याद रखनी है, आउटर स्फीयर में पाई टू पाई स्टार फास्ट होती है, और इनर स्फीयर में आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार फास्ट होती है। ठीक है, फिर आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब आपके मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो आयरन किसमें +3 से +1 एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, एक में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, दो जो है इसके आगे यूज करके 2 आयरन ले लिए। ठीक है, इसमें 3 से 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। और एक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आयरन क्रोमियम इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का होगा ये आपका। तो ये मैं अब इसको एंड कर रही हूँ, 1 मिनट बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो ये आपके नोट्स हो गए फाइनल, आपका ये वाला यूनिट 1 जो है ये फिनिश हो चुका है। ये सारा मार्कस थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दिए आपको। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को, उसके स्टेप्स को डिस्क्राइब करो, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब करो, उसका रेट को बस आपने लिखना है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, मतलब कैसे आया ये नहीं, बस वो जो लिखा हुआ है वो क्या क्या है, ठीक है, बस वही बताना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, और आपका मैक्सिमम सारे टॉपिक कवर हो गए, यूनिट 1 आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आप लोग बताओ कि मैं कौन सा स्टार्ट करूं। ऑर्गेनोमेट्रिक आप लोग कर लोगे, अपना माइक जो है उसको वो कर दो, अनम्यूट कर दो।
जल्दी से 1 मिनट कम टाइम है। नेक्स्ट मैम सेशनल के लिए क्या दोगे? सेशनल के लिए आपका यूनिट 1 और यूनिट ऑर्गेनोमेट्रिक